नमस्कार दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो पॉडकास्ट सब्जेक्ट है वो बहुत यूनिक है। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ पे बात करने वाले हैं और इस पे हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और बहुत सालों से गवर्नमेंट की एक एंटिटी में कार्यरत हैं। उनका नाम डॉक्टर शैलेश अग्रवाल है। शैलेश सर, वेलकम टू जीटी लॉग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर ऑफर। थैंक यू। इस सब्जेक्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे टेक्निकल नो हाउ हैं जो कि हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सर, पॉडकास्ट का जो हमारा तरीका है वो प्रॉपर इनफॉर्मल तरीका है, फ्री फ्लो डिस्कशन है और कोशिश करेंगे कुछ पर्सपेक्टिव्स पर डिस्कशन करें और उससे कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ करके लेकर के आएँ फॉर आवर लिसनर्स। कंपोनेंट है ये। पहला तो है कि आप अपने बारे में बताएं और क्योंकि आपका नाम हम सब लोग जानते हैं और यू हैव बीन अ वेरी इंस्पायरिंग फिगर फॉर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन द बिल्डिंग सेक्टर। और दूसरा स्टेप होगा BMTPC, जो कि बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, जो कि महुआ या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसका एक कंपोनेंट है। उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो इनवाइटिंग यू फर्स्ट सर। Thank you, Anurag ji, for inviting me for your podcast. I'm really delighted. And जहाँ से मेरी जर्नी का सवाल है, I'm a civil engineer. मैंने B.Tech किया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजीज, पंतनगर के बारे में शायद आपके व्यूअर्स को मालूम हो या ना हो, बट दिस इज़ वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी एरिया वाइज और क्वाइट फेमस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और बाद में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और मैं एकेडमिक्स में शुरू से बहुत होशियार था, तो आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट राइट फ्रॉम द स्कूल टू द इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे फादर ने सोचा कि ये सिविल इंजीनियर तो बन गया बट इसका बेंट जो है एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा है। तो मुझे भेज दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ME करने के। ISC टाटा इंस्टीट्यूट, जिसको लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एज फार एज रिसर्च एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कंसर्न। सो आई वेंट देयर एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड मी कम्प्लीटली, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे PWD और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए। कुछ लोग IIT दिल्ली आ गए M.Tech करने बिकॉज दे वर एस्पायरिंग टू बिकम सिविल सर्वेंट एंड ऑल, बट आई वेंट टू बिकॉज माई फादर थॉट दैट ही हैज़ पोटेंशियल टू बिकम अ साइंटिस्ट और रिसर्च, ही विल गो फॉर रिसर्च। तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ME किया। ME के दौरान मास्टर 88 में ही आई came across director Central Building Research Institute Roorkee. This is one of CSIR laboratory. So he asked me, once you complete your ME, you can come and work with us in CBRI. So immediately after my master's in structural engineering, again there also I stood first. I was the gold medalist in ME and silver medalist in B.Tech. अरे वाह! तो वहाँ से आने के बाद सिल्वर से गोल्ड पे जंप हो गया। सिल्वर और गोल्ड में भी B.Tech में ये था कि एक उस जमाने में मतलब 1 मार्क का अंतर था मेरे और उसमें भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर बिकॉज इट्स इनफॉर्मल डिसीजन। आई एम अ लेफ्ट हैंडर। अच्छा सर। हाँ, तो वहाँ पे प्रोग्राम होता है, वर्क प्रोग्राम होता था। एक वर्क प्रोग्राम में जो है वो जो है उस तरह के काम कराते थे, जैसे कि घास काटना है और ये करना है। तो बीइंग लेफ्ट हैंडर वो डिसएडवांटेज रहता है लेफ्ट हैंडर को। सारी चीज़ें जैसे घास काटना है तो वो जो आप काटते हैं ना, जो वो सब वो राइट हैंडर्स के लिए बनी होती है। हाँ, तो वर्क प्रोग्राम में आई कुड नॉट स्कोर A ग्रेड, सो दैट्स व्हाई आई गॉट सिल्वर मेडल। तो मास्टर्स करने के बाद मैं CBRI आ गया एंड CBRI में आके 88 to 2008 आई वर्कड देयर। और 2000 वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, सो वन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रोफेसर, ही बिकेम डायरेक्टर CBRI, and I must take his name, Professor R.N. Iyengar, authority, very famous structural engineer. So under him I did my PhD from Department of Earthquake Engineering. उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था और 2000 में जब IIT बना तो I was the first recipient of PhD डिग्री फ्रॉम IIT। तो 2001 में मैं एंट्री किया था। तो 2000 में मैंने PhD डिग्री
ली अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में. सो मेरा स्पेशलाइजेशन अर्थक्वेक, बट CBRI एज ऑल ऑफ यू नो CSIR की लेबॉर्ट्री है, वन ऑफ द वेरी फाइन इंस्टीट्यूट एज रिगार्ड्स R&D, research development in the area of building materials, basically low cost building materials, alternate building materials पे CBRI का काम बहुत अच्छा है, waste based materials पे बहुत अच्छा काम है. So right from my entry into CBRI, building materials, construction technologies, alternate materials, energy, green, because CBRI एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बिल्डिंग का आप कोई एरिया लो उसमें काम हो, whether it is fire, whether it is termite, biotechnology, every area related with building is being researched in CBRI. I got the opportunity to join Building Materials and Technology Promotion Council. ये एक autonomous body है under Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs जो पहले Urban Development Department था, उसका नाम अब Ministry of Housing and Urban Affairs हो गया. पहले there were two departments. One was Ministry of Urban Development and another ministry was Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. So बाद में दोनों merge हो गई and they have become. So अभी भी लोग समझते हैं तो you may say Ministry of Urban Development is Ministry of Housing and Urban Affairs. और Building Materials and Technology Promotion Council का main जो job है, the mandate is to transfer cost-effective, energy efficient, eco-friendly, disaster resilient building materials and construction systems to the field. So we act as a connect between what's happening in the research and how to take it to the field. So बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब R&D होती है तो R&D के बाद उसको कमर्शलाइज करने के लिए there is something called you have to cross valley of death. वैली ऑफ डेथ. तो क्या होता है, रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद कमर्शलाइजेशन से पहले सारी की सारी रिसर्च जो है इसमें गिर जाती है. इट्स अ ह्यूज टास्क बिकॉज यू रिक्वायर मैकेनाइजेशन, यू रिक्वायर अपस्केलिंग, यू रिक्वायर स्किल डेवलपमेंट, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड इफ यू वांट टू मेन स्ट्रीम एनी इनोवेटिव और एनी रिसर्च. तो BMTPC को बनाया गया इस कनेक्ट, इसको ब्रिज, जिससे कि आप वैली ऑफ डेथ को पार कर सकें, R&D को आप फील्ड में ले जाए. तो फील्ड में ले जाने के लिए यू कैन से इट्स अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काउंसिल. और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्डाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, अपस्केलिंग, मैकेनाइजेशन, field level application through demonstration construction. So we then dissemination through hand holding, conferences, exposition, road shows. So BMTPC work in all those areas. Although it's a small organization, but it works in collaboration with academic and research institutions, NGOs, उन सबके साथ associate होके we work. So main mandate is to take इनोवेटिव मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज. तो अब आजकल जैसे मटेरियल्स की जब बात करते हैं तो व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर दे वर कॉल्ड लो कॉस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स. देन लो कॉस्ट इज समथिंग इज एसोसिएटेड विद चीप, सो वी रिप्लेस्ड इट बाय कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी एफिशिएंट. देन एक वर्ड आया CEF, कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स. देन उसको बदल दिया अल्टरनेट, और अब उसको बदल दिया सस्टेनेबल. So all of them are similar things, okay? Sustainability is a much wider thing, but all these things. So BMTPC का mandate ये है कि sustainable building materials and construction practices को lab से land में ले जाए. So if I have to use this word, so we take innovations from lab to land. Okay. And I'm quite fortunate that I'm associated with ministry and we are running one of the biggest affordable housing program, जो कि वर्ल्ड में कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं होगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है. It's a huge program and to your listeners I would say one of the biggest affordable housing program ever thought of globally. 12 million. हाँ, तो मैं उसके अगर आपको आंकड़े दूं तो आपने सुना ही होगा कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, एक शहरी, एक ग्रामीण. सो PMAY अर्बन, एक PMAY रूरल. तो शहरी इज डायरेक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ग्रामीण है रूरल डेवलपमेंट से. तो आपने अभी बहुत दिनों से न्यूज़ में आ ही रहा था कि 4 करोड़ घर 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी शहरी, और 2016 में लॉन्च हुई थी ग्रामीण, और 2024 तक 3.95 करोड़ हाउसेस, 39.5 मिलियन हाउसेस हैव बीन डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरीज, जिसमें से around 90 lakh in urban and rest is in
रूरल एरिया, ग्रामीण में। तो इतने, दिस इज द स्कीम। और इस स्कीम में अगेन दिस इज वन ऑफ द नोवल स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना जब लॉन्च की, उसमें एक सबमिशन चलाया, टेक्नोलॉजी सबमिशन। और टेक्नोलॉजी सबमिशन का मैंडेट था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड होल्ड करो और उनको बताओ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के बारे में, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, कैसे कम लागत में घर बनेंगे, कैसे रेजिलिएंट हाउसेस बनेंगे, कैसे एनर्जी एफिशिएंट हाउसेस बनेंगे। कोलैबोरेट करो उन स्टेट्स में जो एनआईटीज और आईआईटीज हैं उनके साथ, उनकी फैकल्टी और के साथ मिलकर लोगों को समझाओ कैसे क्वालिटी घर बनेंगे। सो टेक्नोलॉजी सबमिशन के थ्रू हम लोग वी आर टेकिंग दिस एजेंडा फॉरवर्ड टू बिल्ड रेजिलिएंट कंट्री, एनर्जी एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग, those kind of things are being promoted. And 2024 में now new government has come, so again we have launched PMAY 2.0. लास्ट बजट में आपने सुना ही होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट एलोकेट किया। सो नाउ इन नेक्स्ट 5 years the aim is to build another 30 million houses, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण में और 1 करोड़। So next 5 years our aim is to build 10 million houses in urban areas. तो huge target है। और since you are from GT Global and you have been working in green areas, इस बार हमने उस टेक्नोलॉजी सबमिशन में डाला है कि जो भी हाउसेस बनेंगे दे अफोर्डेबल के साथ साथ कंफर्टेबल भी हो। सो वेरी नाइस। टैग लाइन इज अफोर्डेबल कंफर्टेबल हाउस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंफर्टेबल हाउसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव स्ट्रेटजीज। पैसिव की ओरिएंटेशन ऐसा हो, ये हो, बिल्डिंग मटेरियल एम्बॉडीड एनर्जी कम हो, बिल्डिंग मटेरियल्स ऐसे यूज करो जिससे कि यू वैल्यू के हिसाब से टेम्परेचर और उस सब में। तो 1 करोड़ घर बनाने का जो हमारा में उस हम इस बार पूरी कोशिश है हमारी कि वो हाउसेस सस्टेनेबल, लीड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेस्ट बेस्ड मटेरियल्स यूज़ करें और थर्मली कंफर्टेबल हाउसेज हों, और हम पैसिव डिज़ाइन स्ट्रेटजीज यूज़ करें। तो इन नटशेल ये BMTPC और हम मेरे बारे में है। BMTPC बहुत सारे, जैसे आप ये पॉडकास्ट करते हैं, हम लोग भी, क्योंकि हमारा काम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सो आई डू ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, वी डू एक्सपोजिशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट कोविड के बाद से बंद हो गया। मैं 19-20 मार्च को एक बहुत बड़ा एक्सपोजिशन करने जा रहा हूँ दिल्ली में, जहाँ पे कि हम कॉन्स्टेंटली, देखिए इनोवेशंस क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। अनलेस यू टेक स्टॉक ऑफ दोज इनोवेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप पीछे रह जाएंगे। जैसे आजकल हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन 4.0 की बात कर रहे हैं, रोबोटिक कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस वी टेक स्टॉक, वी डू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, वी डू टॉक टू पीपल और एक्सपोजिशंस करते हैं, जिससे कि पता लगे कि इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, कौन से इनोवेशंस अपनी कंट्री में हम अडेप्ट कर सकते हैं और उनको फील्ड में ले जाते हैं। Thank you so much, sir. I think it's a huge work that you are doing. BMTPC का जैसे आपने नाम लिया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, I think one of the maybe specific important thing that you have mentioned कि जहाँ पर चीप मटेरियल था उसको रीपैकेज करके अफोर्डेबल या कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल, ये सुनने में तो बहुत ही छोटा लगता है, बट इन जनरल वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल जहाँ पे वो सिर्फ, क्योंकि कोई भी चीप मटेरियल यूज नहीं करना चाहता, दे वांट द कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल, क्योंकि सबको जो है वैल्यू फॉर मनी सबको चाहिए। तो इस हिसाब से देखा है तो इस संस्था का जो रोल है वो है बहुत वैल्यूएबल। और आई टोटली एग्री कि जब हम लोग इनोवेशन इन बिल्डिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है आज के समय में। अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस विल चेंज। पहले हम लोग ब्रेड ब्रिक यूज करते थे, फिर हम लोग फ्लाई ऐश पे आए, फिर हम लोग AC पे आए, फिर और भी इस तरह से न्यूअर टेक्नोलॉजीज पे बात करने लगे। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो मटेरियल का नो हाउ पता होना चाहिए, कौन से मटेरियल स्पेसिफिकली उनकी जो डेप्थ है, जो रिक्वायरमेंट है वो शायद ज़्यादा हो, बट अवेलेबिलिटी कितनी पर्याप्त है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो नए मटेरियल के बेसिस पे अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म में बन रही है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और वो लेसर कॉस्ट इनपुट पे अगर बन सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, यही मार्केट में चाहिए ही। तो फॉर एग्जांपल सर, यू आल्सो मेंशन कि लॉट ऑफ IITs एंड IITs इस तरह में काम करते हैं। वी आल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम लोग एकेडमिया का रोल है वो इनोवेटिव न्यूअर टेक्नोलॉजी पे ही है कि वो लोग अपनी लैब में इस तरह की चीज़ों को बनाएं, और फिर BMTPC का रोल इस तरह से ही है कि वो उसको
एक कमर्शलाइज होने में उनको सहयोग करें। तो इन जनरल अगर इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सर तोड़ें तो क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए कि IIT रुड़की में CBRI है, आपने बताया CBRI को वी हैव बीन सीइंग CBRI डूइंग लॉट ऑफ ग्रेट वर्क। लास्ट में भी आई थिंक 20 साल पहले भी वो लोग इंसुलेशन पे काम करते थे। आपके समय में भी जब देखा जाए तो इंसुलेशन हो गया, टर्माइट हो गया, इस तरह के उस पर काम करते थे। नाउ मे बी आई थिंक रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फेडिंग बिकॉज ऑफ मे बी आई थिंक लेसर एक्सपोजर कह लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम द मे बी अर्बन लोकेशंस बोल दीजिए, बट ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत सालों से है, दे हैव अ लॉट ऑफ गुड मे बी इनसाइट्स ऑल्सो। तो जब हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो क्या स्टेप्स हैं? जैसे रुड़की में कोई चीज़ नया डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बना, फिर कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो गई, MSMEs हो गई, SMEs हो गई जो कि लेट अस से बिल्डिंग मटेरियल बनाती हैं, या सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, तो क्या तरीका है? मतलब व्हाट इज द स्टेप वाइज 4 स्टेप्स हैं तो कैसे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर अपन उठा के देखें, पहली बात तो कि आई शुड नॉट कमेंट, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर GDP के परसेंटेज देखें तो इंडिया की एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम है, बहुत कम है। तो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सपोर्ट आवर R&D इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड एनकरेज देम, सम सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन दिया जाए कि भाई करो। जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मुझे अच्छी तरह याद है जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने IITs और सबके साथ मिलकर काम किया था और ये कहा था कि भाई आप ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करो, ऐसे काम करो जिसका सोसाइटी में इम्पैक्ट हो, ऐसे घर बनाओ जो कम लागत में जल्दी से बन जाए। तो इन चीज़ों में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स में बहुत कम काम होता है। CBI, अगर आप मेरे से पूछें कि कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन, आई वोंट बी एबल टू टेल यू मोर देन 3 or 4 ऑर्गेनाइजेशंस हु आर डेडिकेटेडली वर्किंग इन द एरिया, रिसर्च इन द एरिया ऑफ हाउसिंग एंड दिस। और आपके उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला ये है कि सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड गिव देम फंडिंग सो दैट दे कैन डू रिसर्च इन दैट एरिया। आप IITs और सबसे बात करोगे, दे हैव गुड आइडियाज, बट उनको फंडिंग की, ऑल्दो वी हैव लॉट ऑफ अटल इनोवेशन फंड है, बहुत सारी फंडिंग अब अवेलेबल है, बट अभी भी एक फंडिंग की एक बहुत ज़रूरत है। उसके बाद आपने बहुत अच्छा कहा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ वी कनेक्ट देम विद द इंडस्ट्री, कि भाई साइंटिस्ट या एकेडमिशियन जो है वो रिसर्च करता है लेबॉर्ट्री में, उसको फील्ड में, उसको थ्रू पायलट प्रोजेक्ट फील्ड में ले जाने के लिए उसको इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होना होता है। एंड अब आजकल थैंकफुली आपको मालूम होगा ज़्यादातर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन और एक्सीलरेटर सेंटर्स खुल गए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक यू हु आर वर्किंग इन प्रोवाइडिंग एक्सीलरेटर सपोर्ट। तो आप IIT मद्रास जाएं, IIT रुड़की जाएं, वहाँ पे सब जगह इस तरह के सेंटर हैं। आपने IIT अपने जो पुरानी लाइब्रेरी थी उसको इंक्यूबेट उसमें बदल दिया है, जहाँ पे दे आर वर्किंग विद इंडस्ट्रीज एंड इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो इंक्यूबेशन का मतलब वही हो गया, जैसे आप लिटिल सेंस में इंक्यूबेशन का मतलब है कि हमने बीज लगाया और पौधा किया, तो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग सो दैट उसका फल आ जाए। तो ऐसे ही रिसर्च का है, रिसर्च में जो जो कंपोनेंट्स हैं, पहले रिसर्च सपोर्ट, उसको फंडिंग दी जाए, उसके बाद उसको राइट काइंड ऑफ पीपल हु कैन ग्रूम दैट टेक्नोलॉजी सो ऑल द आंसर्स कैन बी आंसर्ड। और फिर आपने कॉस्ट की बात की, इंडस्ट्री को जोड़ा जाए, इंडस्ट्री बताए कि वैल्यू चेन क्या होगी, कॉस्ट कैसे कट डाउन की जा सकती है या क्या डिमांड है इसकी, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उसके बाद एक कंपोनेंट होता है डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन। वंस द टेक्नोलॉजी इज राइप एंड रेडी टू गो टू द फील्ड, वी डू डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली यूजिंग दैट मटेरियल और टेक्नोलॉजी वी डिमॉन्स्ट्रेट टू द पीपल कि ये देखो ये एक नया चीज़ है, एंड थ्रू दैट डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे आप पायलट भी कहते हैं, थ्रू BMTPC वर्क्स इन दैट एरिया ऑल्सो। वी आर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना टू शोकेस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल। आई हैव बीन डूइंग डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स across the country, and there we showcase those technologies. We do take students, policy makers, contractors, even artisans there कि सीखो कैसे इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन करता है। और उस डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन के दौरान, बिकॉज आप पहली बार उसको ले जा रहे हो, तो लेसन्स लर्न के साथ फिर ये इट्स अ लूप, देन वी अगेन गो टू कि भाई इसमें ये कमी है, इसको अडेप्ट करने के लिए यू हैव टू इम्प्रूव दिस, and that's how it goes. So it's a complicated process, and you have to do everything. Sourcing, funding, funding के standardization is another very important thing कि आपको BIS Bureau of Indian Standard में ले जाना है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा टेक्नोलॉजी का तो वो नहीं हो, टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होने में प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूँ आपके लिए कि अगेन
इट वाज विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आप देखते हैं हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्यों नहीं है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि व्हाई कांट वी ट्रांसप्लांट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू आवर कंट्री, उनको इंडिया में लाओ, अडेप्ट करो और become leader, make those technologies, make in India and then give it to the other countries. तो हमने 2019 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया, GHTC इंडिया किया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई वुड से दैट इज अ ट्रेल ब्लेजर। आप कहेंगे वो एक गाइडिंग लाइट है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए। तो हमने GHTC किया, उसमें वी वर द टेक्निकल पार्टनर टू द मिनिस्ट्री, एंड इट वाज ऑल द आइडिया वाज गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड हमने 2019 में सारी ग्लोबल कंपनीज को बुलाया और कहा कि व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स व्हिच यू हैव व्हिच कैन हेल्प अस बिल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज एंड मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट। तो चैलेंज वाज क्या टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम जल्दी से जल्दी कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा घर बना सकते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये चैलेंज था, एंड आप 80 से ज़्यादा कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। विज्ञान भवन में वो चैलेंज हुआ, एक्सपोजिशन भी लगाई गई, सारी टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट किया गया, और फिर एक DGCPWD की अध्यक्षता में एक टेक्निकल असेसमेंट कमेटी बनी, और उसके थ्रू हमने 54 नई टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई किया। तो वो सब आपके व्यूअर्स के लिए GHTC-India.gov.in एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। मैं भी उसमें भी आऊँगा कि टेक्नोलॉजी वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन बाई टेक्नोलॉजी। उन टेक्नोलॉजीज़ को हम अब प्रमोट कर रहे हैं, और वी वांट टू मेक देम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द कंट्री। हम वहीं पर रुके नहीं, हमने ये नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर ली एंड नाउ आप लोगों को दे दिया कि करो। हमने उन टेक्नोलॉजीज़ को फील्ड में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करके दिखाया, और उन प्रोजेक्ट्स को कहा लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, वाह। तो आपके व्यूअर्स को जैसे लाइट हाउस होता है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज लाइट हाउस। तो मैंने कहा लाइट हाउस जैसे लिटरल सेंस में जो लाइट हाउस होता है वही यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मतलब है। जैसे लाइट हाउस शिप को डार्कनेस से लाइट में ले जाता है, ऐसे दीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स विल शो द पाथ टू द स्टेक होल्डर्स, टू द कंट्री रिगार्डिंग यूज ऑफ इनोवेटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 जगह हमने किए। हमने सारी 54 टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई की थी, उनको 6 कैटेगरीज में बांटा, और 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। 1000+ घर बनाए उसमें। अगेन दीज इंटायर थिंग इज डन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर तो बना रहे हैं, साथ में हम सस्टेनेबिलिटी, डिजास्टर रेजिलियंस, इस एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें भी प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूज थिंग। 1 करोड़ घर अर्बन में बनाना, 3 करोड़, तो उसमें बहुत मुश्किल काम है ना। वो उस पर भी अपन आएंगे कि ये आप आई थिंक पूछेंगे कि ईंट गारे से कैसे बनेंगे इतने घर, तो वो हमें मालूम है वो नहीं बनेंगे, इसलिए यू हैव टू यूज अल्टरनेट मटेरियल्स, अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। तो उन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के जरिए इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस। अगर मैं आपको नाम दूं आपके व्यूअर्स के, तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हमने लखनऊ में किया, एक हमने इंदौर में किया, एक हमने राजकोट में किया, एक हमने चेन्नई में किया, एक हमने रांची में किया, और एक हमने अगरतला में किया। तो इसमें 5 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अगरतला का प्रोजेक्ट हमें लैंड थोड़ी लेट मिली, तो कोविड आप सुनिए 2019 में किया, 2020 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए, कोविड आ गया था, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोस थिंग्स द प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड। ओके, एंड टू योर व्यूअर्स, स्पीड। अब देखिए 2047 तक इफ यू हैव टू मेक विकसित भारत, तो यू हैव टू डू थिंग्स प्रीटी फास्ट, इजंट इट? तो जो हमारा सपना है 2000, तो अब आने वाले समय में व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि कॉस्ट के साथ साथ स्पीड भी देखना है। स्पीड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्राइटेरिया व्हेन यू डिसाइड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज। तो हमने कहा कि हाउ टू फास्ट ट्रैक, हाउ टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे केस, सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं जहाँ विद इन नो टाइम, विद इन 6 महीने में, 8 महीने में पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी है ना। तो स्पीड हम लाए, और हमने ये स्पीड से घर बना के दिखाया, जिससे कि ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बने। और इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को हमने, तो मैं जो आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो एक तो हो गया रिसर्च को ले जाना, एक हो गया ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ट्रांसप्लांट करो कंट्री में, उनको अपना बनाओ, एंड देन बिकम वर्ल्ड लीडर। इट्स अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट है। तो ये इसी ने मैंने आपको बताया। और उसमें फिर हमने क्या किया,
हमने उन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को एज ए लाइव लेबोरेटरीज, आपके क्वेश्चन में लाइव लेबोरेटरीज प्रोजेक्ट किया। लाइव लेबोरेटरीज का मतलब है एनीवन यू कैन गो सी। प्रधानमंत्री ने जब उनको इनॉग्रेट किया तो कहा कि मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स जहां लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहां जाएं, वहां रहें, अपनी आंखों से देखें, और लाइट हाउस में से खाली लाइट ना दे, अपनी लाइट भी दे। जी जी जी। कि अगर कुछ लग रहा है कि इसमें ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे करें, सो दैट दैट टेक्नोलॉजी बिकम इंडियन टेक्नोलॉजी एंड वी अडैप्ट। फीडबैक मैकेनिज्म जो है, फीडबैक को भी उन्होंने इंटीग्रेट इंक्लूड किया, क्योंकि अडैप्ट करना था। फर्स्ट टाइम हम बाहर से वो टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। तो लाइव लेबोरेटरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की। हमने उसमें वेबकास्ट किया, रियल टाइम वेबकास्टिंग की, जब टेक्नोलॉजी लग रही थी, लोगों को भेजा, प्रेस को भेजा, हम स्टडी टूर ले गए, बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स किए जिससे कि वो टेक्नोलॉजीज लोगों को समझ में आए, और आगे आने वाले समय में उन टेक्नोलॉजीज को लोग यूज, IITs और इनको प्रोफेसर्स को ले गए कि आप इन चीज़ों को पढ़ाओ। मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ एक कोर्स शुरू किया नई टेक्नोलॉजीज पे। वो कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम फिजिकल नहीं कर सकते, ऑनलाइन करते थे, तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो वो ऑनलाइन इज सो कन्वीनियंट, स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग ऑनलाइन कोर्स। हर लोगों के लिए अडेप्टेशन आसान हो गया था। हो जाता है, प्योर ऑनलाइन कोर्स करते हैं। उसका नाम भी हमने नवरीति रखा। नवरीति? नवरीति, अच्छा। तो नवरीति, आप रीत मतलब कल्चर, और नवरीति मतलब हाँ, तो न्यू, तो उसका SP ने नाम दिया उसको नवरीति। अब देखिए, तो नवरीति इज एक्रोनिम फॉर न्यू एंड अफोर्डेबल, तो नवरीति हिंदी में आप कहें ना नवरीति, तो वो हमने कोर्स शुरू किया। तो यही सब चीज़ें हैं जिनसे कि टेक्नोलॉजीज को आगे ले जाना चाहिए। बट योर क्वेश्चन इज अगेन राइट, अभी भी इंडिया में बहुत कम, अब आजकल NGOs और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया में अब स्टार्टअप इंडिया में अगर आप देखेंगे, अमेजिंग, यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन कंस्ट्रक्शन, एंड देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर इनटू दिस। प्लास्टिक से बना रहे हैं, एग्रो वेस्ट से ब्लॉक्स और बिल्डिंग्स बना रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में एक है जो हेमक्रीट पैनल बना रहा है, हेमक्रीट पैनल, प्लास्टिक वेस्ट को बिल्डिंग ब्लॉक्स और उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। CND वेस्ट से बनाया जा रहा है, आपका फ्लाई ऐश से एग्रीगेट्स और सैंड बनाई जा रही है। सो देयर आर होल लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु आर कमिंग इनटू दिस। और आपको याद होगा अगेन प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहिए, तो शायद उससे बहुत लोग प्रभावित हुए, हमारे यंगस्टर्स। तो बेसिक रिसर्च वो थ्रू स्टार्टअप्स के थ्रू की जा रही है, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स को लाइक माइंडेड लोग जुड़ जाते हैं, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, उनके साथ मिलकर वो लोग कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट, आई मीन दिस इज अ बेटर वे कि एक आपने कॉन्सेप्ट के साथ लेके आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास गए और कहीं से आप फंडिंग लाए और उसके बाद उस इंक्यूबेट किया, और उसके बाद फिर आप, नॉट देयर आर एजेंसीज, यू मस्ट बी नोइंग कि एक्सीलेटर एजेंसीज, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, अब आपको उसको एक्सीलरेट करना है, तो फिर आप क्या है, उनको उस तरह के लोगों से मिलवा देते हैं, किसी इंडस्ट्री से मिलवा देते हैं जो कि उसको आगे ले जाती है। तो इस तरह के का इकोसिस्टम इज चेंजिंग नाउ, एंड दैट इज व्हाई स्टार्टअप में शायद इंडिया नंबर 2 या नंबर 3 है। देयर आर यूनिकॉर्न में शायद नंबर 2 या नंबर 3 है। हाँ सर, नंबर 3 है। और मैं हमेशा कहता हूँ फील्ड कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे आज स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाके तो बहुत सारे जी, इट्स अ ग्रेट विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नो डाउट अबाउट इट, कि आपने स्टार्ट किया विद द एडेप्टेशन और फिर अपने हिसाब से उसको बिजनेस की तरह या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उसको चेंज कर रहे हैं। सर, इसमें एक स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है जो मुझे लगता है मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे जनरली जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी बनती है एंड देन देयर आर लॉट ऑफ इस एक्सेलरेटर प्रोग्राम दैट यू मेंशन्ड कि स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने एक नया बिल्डिंग मटेरियल बनाया, और बिल्डिंग मटेरियल जब भी नया बनता है तो स्टार्टअप अपने हिसाब से क्लेम करता है, बट जनरली देखा जाए तो जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें एक टेस्ट लैब्स का बड़ा रोल है ना? तो BMTPC का रोल उससे अलाइंड है सर क्या? मतलब BMTPC ऑल्सो टेस्ट लैब्स या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड कराती है? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सॉरी मैं बता नहीं पाया। BMTPC को एक और काम दिया गया है जो कि ये है जो आप बता रहे हैं, ये कड़ी कि कोई इनोवेशन आया उसको फील्ड में ले जाना है, तो आपने बहुत अच्छा कहा कि सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। सो वन ऑफ द मेजर इम्पेडिमेंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि भाई आपने नया मटेरियल बताया और आप इधर से उधर जाते रहते हैं और क्यों नहीं होता। तो BMTPC इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर ऑपरेटिंग अ स्कीम कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्टिफिकेशन स्कीम। Performance Appraisal Certification Scheme. It is called PACS. PACS. Okay. So PACS का बेसिक पर्पस ये है कि कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट
या मटेरियल या टेक्नोलॉजी को आप BMTPC से सर्टिफाई करा सकते हैं। तो अब इसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आपने कहा सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप मेरे पास सर्टिफिकेट, परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब सपोज ब्रिक है तो ब्रिक की परफॉर्मेंस के लिए देखें कि बिल्डिंग में लगानी है तो इसकी थर्मल कंफर्ट होगा या नहीं होगा, इसकी डायमेंशन क्या होंगी, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, तो वो सब हम उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कराते हैं। उसके लिए हम टेस्ट हाउसेस एयरमार्क जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं उनसे उनको टेस्ट कराते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर्स पे, और उसके बाद उसका पूरा हम एक स्टैंडर्ड लिखते हैं। सर्टिफिकेट इज इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। सो आप कह सकते हैं वो इट इज अ प्री स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जाने से पहले वो एक काइंड ऑफ प्री स्टैंडर्ड है और एक तरह का नज कर रहे हैं उस इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए। एंड BIS ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट, क्योंकि BIS का लिमिटेशन ये है कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट को, जैसे आप एक प्रोडक्ट लेके आए तो मैं सर्टिफाई कर सकता हूं, बट BIS विल नॉट कम आउट विद द स्टैंडर्ड अनलेस देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स मेकिंग सेम मटेरियल। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं या पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको BMTPC सर्टिफाई करता है। nice. अब सर्टिफाई करने के बाद मेरी जॉब खत्म नहीं होती। सर्टिफाई करने में मैं सर्टिफाई कर दिया, दैट्स ओके, आई हैव टू क्रिएट अ इनेबलिंग इकोसिस्टम सो दैट वो मेन स्ट्रीम हो। सो वंस दैट प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड वी गिव इट टू BIS ऑल्सो कि भी हमने ऐसा सर्टिफाइड किया है और इस तरह के मटेरियल के और कंपनीज आएंगी तो आप इस पर स्टैंडर्ड बनाइएगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद वी कनेक्ट देम विद CPWD कि एनी जिससे उसका शेड्यूल ऑफ रेट बनाए। शेड्यूल ऑफ रेट आपको मतलब कि व्यूअर्स के लिए, जैसे बाजार में जब आप आज आप फ्रिज खरीदने जाते हो मतलब फ्रिज के ये रेट है, ऐसी बिल्डिंग मटेरियल्स के भी रेट होते हैं, उसे शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं। हर स्टेट का रेट अलग अलग होता है। तो एक इंजीनियर एक आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग बनाता है तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लगाने के लिए उसे उसका रेट मालूम होना चाहिए। तो शेड्यूल ऑफ रेट हम CPWD से बनवाते हैं। उसके बाद उस इनोवेटिव प्रोडक्ट से हम डिमॉन्स्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन करते हैं टू गेट कॉन्फिडेंस, टू नो मोर अबाउट दैट मटेरियल। और साथ में हम उनको एक्सेलरेटर सपोर्ट देते हैं। एक्सेलरेटर सपोर्ट के लिए हम उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट कराते हैं जिससे कि इंडस्ट्री उसको यूज करे, कोई इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट करे। बिकॉज आप इनोवेटिव मटेरियल को स्टार्टअप करके आ रहा है तो लिमिटेड फंडिंग है, लिमिटेड स्कोप है, तो इस तरह के काम करके हम उस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हैं। तो मेजर उसमें है सर्टिफिकेशन बाय BMTPC विच इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू गजट नोटिफिकेशन एंड होल लॉट ऑफ, एंड इट इज अ वॉलंटरी स्कीम। तो एनीबडी कैन कम, बट वॉलंटरी का मतलब कोई हमारे पास आए और हम उसको, ठीक है, बट हम भी अप्रोच करते हैं। तो बड़ा सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा कि आज भी वो माइंडसेट है। मैं अगेन आपके दर्शकों को बता जाऊँगा, मैंने एक नई चीज़ शुरू की कि हाँ हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत अच्छा काम, हम बहुत गर्व है हमें जो बनाए थे, बट अब देखो डिजास्टर में क्या हुआ। तो देयर द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यूमेरिकल मॉडलिंग, ये सब चीज़ें हैं। हमारे एंसेस्टर के पास एक विजडम थी, उस विजडम को और आज की नॉलेज में हमें मैरिज करानी है, सिनर्जी क्रिएट करनी है, देन वी कैन क्रिएट दैट। आप समझे, मतलब हम कहते हैं दादा और इन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए, बट बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, मटेरियल का कुछ वो नहीं होता था, डिजास्टर रिलियंस की उतनी बात नहीं होती थी। होते थे, ऐसी बात नहीं है, थर्मली कंफर्टेबल भी होते थे, सस्टेनेबल भी होते थे, बट द काइंड ऑफ नॉलेज वी हैव टुडे, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव, सो वी नीड टू क्रिएट सिनर्जी बिटवीन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन एंड द काइंड ऑफ नॉलेज। तो बिल्कुल हमें वो आधे मीटर की वॉल बनाने के बजाय वी कैन एक्चुअली स्टिक टू द एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा कहा। तो इसमें अगेन प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, आपको मालूम होगा, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो उसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे अच्छे डॉक्यूमेंट हैं। तो उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या क्या, किस तरह से क्या बिल्डिंग मटेरियल्स और क्या टेक्नोलॉजीज दी, उस पर भी एक वो है। तो उन टेक्नोलॉजीज को लेकर और आज की मॉडर्नाइजेशन को अगर मिला दें तो आई थिंक वी कैन क्रिएट, वी कैन बिकम वर्ल्ड लीडर्स, एंड दैट इज द एम ऑफ लाइफ मिशन। कि सस्टेनेबिलिटी इंडिया ने सिखाई, पूरे विश्व को सस्टेनेबिलिटी इंडिया ने सिखाई कि कैसे नेचुरल रिसोर्स, मिनिमाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हमने सिखाया, और हम उसमें ग्लोबल लीडर्स बन सकते हैं। सर, दो फॉलोअप क्वेश्चन और हैं। एक है कि जब हम नए बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो उसका यूसेज जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में होना है। उसके लिए आपने जैसे एग्जाम्पल लिया, CPWD का एक प्रोसेस है, आप उसके DSR या दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स में आता है, उसके बाद स्टेट्स में जाता है, तो स्टेट्स के अपने शेड्यूल ऑफ रेट्स बनते रहते हैं। जैसे जैसे शेड्यूल ऑफ रेट्स अपग्रेड होते रहते हैं, वो स्टेट्स उनको अडॉप्ट करता रहता है। तो एक वो मैकेनिज्म है, और एक दूसरा मैकेनिज्म है जैसे एनर्जी एफिशिएंसी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स का हो गया।
you have ECBC or ECSBC now, एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग कोड, और ENS, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलेशन या ब्रिक वॉल का एक इंसुलेशन का मिनिमम वैल्यू दी गई है कि आपको इतना मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इन्फोर्समेंट का तरीका क्या होना चाहिए ताकि स्टेट्स जो है इस चीज को अडॉप्ट कर लें? दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मे बी आई थिंक समवन हु इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, लेट्स से 25 साल की एज में, क्योंकि अगर IITs में या NITs में या स्टेट के किसी भी कॉलेज में अगर इस तरह के एक्सेलरेटेड सेंटर्स हो गए और उसको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां उसने नया लेट्स से बिल्डिंग मटेरियल बनाया, नाउ फॉर हिम और हर द डोमेस्टिक मार्केट इज वन सप्लाई जोन, बट उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की कि अगर वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या उसके पास सुविधाएं हैं, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे एक आपने सर्टिफिकेट मैकेनिज्म बताया, तो वेदर दैट सर्टिफिकेट हेल्प्स दैट एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग द बिल्डिंग मटेरियल और इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट में। तो थोड़ा रिलेटेबल क्वेश्चन है। श्योर। तो पहले तो आते हैं इन्फोर्समेंट में। तो देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन्फोर्समेंट इंडिया में चलता नहीं, और हमारा सेक्टर ऐसा है, मैं अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट हूँ, तो हम हमेशा कहते हैं कोई अपना घर अगर गलत बना रहा है तो ऑफसेट के अलावा आप कुछ नहीं देखते हो कि अर्थक्वेक प्रूफ बना रहा है, अर्थक्वेक रेजिलिएंट बना रहा है, तो उसके लिए यू कैन नॉट बुक हिम एंड यू कैन नॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो इन्फोर्समेंट एक ट्रिकी इशू है, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट न्यू मटेरियल एंड न्यू थिंग्स। बट जैसे आपने कहा, हम लोग क्या इनेबलिंग प्रोविजंस या इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, तो हमने जैसे सर्टिफिकेट दिया, शेड्यूल ऑफ रेट DSR में निकाला, इन अब्सेंस ऑफ स्टेट SOR यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट CPWD SOR। बट उसके बाद भी मैं एग्री करता हूँ, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें आप सोचेंगे अगला क्यों नहीं लग रही डॉक्टर अग्रवाल इंडिया में। तो इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, स्टिल आर एजेंसीज आर रिलेक्टेंट, और रिलेक्टेंट का सबसे बड़ा इशू जो है अगर मैं बोलूँ तो कॉस्ट है। मैं उस पर भी आऊँगा, अगर आप पूछेंगे तो अभी भी हमारा माइंडसेट, डिस्पाइट ऑफ टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, वी टॉक अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, वी टॉक अबाउट लेस मेंटेनेंस, बट हमें वो याद है यार इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है ना। तो एक कॉस्ट बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है जो कि मटेरियल्स को आगे नहीं देना। उसका एक जोड़ है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी चीप नहीं हो सकती हैं, एट पार विद ब्रिक या वो नहीं हो सकती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है वो। अगर एक थ्रेशोल्ड आ जाए तो वो टेक्नोलॉजी चीप हो जाएगी, तो उसके लिए एक मार्केट क्रिएट करना है। तो आई एम प्रीटी श्योर द काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, एक्सट्रीम इवेंट्स आ रही हैं, तो आगे आने वाले समय में इट विल बिकम नीड ऑफ द आवर, यू हैव टू रिप्लेस ब्रिक बाय सम अदर मटेरियल। तो ऑल दीज स्टार्टअप्स, ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी कि नहीं मिल रहा है, वो सबको एक थ्रेशोल्ड आ जाएगी तो दैट्स मटेरियल विल बिकम, सपोज आप हेमक्रीट पैनल लेने जाओ तो उसकी कॉस्ट मे नॉट बी कंपेरेबल विद कन्वेंशनल, बट एक बार आपको एक आपने सेटअप बना दिया और एक प्रोडक्शन उसका एक उस लेवल पे कर दिया, तो देन इट विल बिकम चीपर। तो एक ये इशू है अभी जो कि इन टेक्नोलॉजीज को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन आप कहें तो मैं आपको बताऊं, ह्यूज, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, इंडियन कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप्स आर वर्किंग इन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट कंट्रीज। अम्पटीन एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया में अभी थोड़े दिनों बाद एक रियल एस्टेट की वो होने जा रही है जहाँ पे इंडियन रियल डेवलपर्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स आर गोइंग देयर। ओके, आई एम प्रमोटिंग इंसुलेशन बेस्ड, आपने बात की EPS पैनल है, आपने सुना ही होगा। हाँ, एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन, हाँ, दो तरह के होते हैं, एक्सट्रूडेड, एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन। एक्सपेंडेड बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है, बिल्डिंग पैनल, वो हम दुबई को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको अनदर एग्जाम्पल देता हूँ, 3D प्रिंटिंग का आपने नाम सुना, नई टेक्नोलॉजी आई 3D प्रिंटिंग कंट्री में, और जब 3D प्रिंटिंग कंट्री में आई तो उसकी नो हाउ हमारे पास थी नहीं। आज की डेट में there are Indian companies, startups, youngsters like you, they are exporting the printers to USA.
यूएसए को वो प्रिंटर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत, क्योंकि ग्लोबली आपको मालूम है, जब हम लोग पढ़ते थे तो ग्लोबली मतलब वो कहते थे 7 समुंदर पार जाना है। आज ग्लोबल एक हो गया है। तो देयर आर ह्यूज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में भी इनेबलिंग प्रोविजंस हैं। हमारे बहुत सारे PSUs, आप जैसे हमारे NBCC है, वो काफ़ी अब्रॉड में काम कर रहा है, और काफ़ी जगह अफ्रीका में बहुत सारी इंडियन कंपनीज एंड एजेंसीज काम कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। और आप मानो या ना मानो, इंडियन जो टेक्निकल उसको का लोहा विश्व मानता है, तो है ना। और द काइंड ऑफ यूथ वी हैव एंड द काइंड ऑफ टेक्निकल नो हाउ मैन पावर वी हैव नाउ, आई एम प्रीटी श्योर कि आगे आने वाले समय में लोग इंडिया को देखेंगे कि भाई इनकी टेक्नोलॉजीज बाहर ले जाए। टेक्निकल प्रोग्रेस में तो किसी को डाउट नहीं है। एंड देयर आर सम प्रोविजंस, एंड तो आप मतलब PSU, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू भी आप विदेश में जाके काम कर सकते हैं। बट अभी इंडिया में देखिए, इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस समय। बिल्ट इन्वायरमेंट की अगर आप बात करें, 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है, तो एक डेटा ये कहता है कि बिल्ट इन्वायरमेंट, जैसे आप रोड्स की बात हो रही है, बन रही है ना रोड्स कितनी सारी, तब भी खत्म नहीं हो रहा है, बनने ही जा रही है। ऐसी बिल्ट इन्वायरमेंट में रोड भी आता है, इट इज मोर देन 50% इज येट टू बी बिल्ट। सही बात है। More than 50%, there is a report which says कि more than 50% built environment is yet to be built. That is why सबके लिए बहुत स्कोप है इंडिया में अभी। तो जितनी भी कंपनीज और ये हैं, वो इंडिया में बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर फैसिलिटेटिंग ऑल दीज मे बी आई थिंक एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन। इसमें जैसे हम बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हमें सीमेंट और स्टील का एक बहुत बड़ा रोल है देखा है। तो उस वाले कंपोनेंट में, जैसे सीमेंट में भी ग्रीन सीमेंट आ गया, आपने बताया है ना, और उसमें जैसे आपने एक हेम्पक्रीट करके आपने एग्जांपल लिया, देन अदर एग्जांपल लाइक LC3 सीमेंट हो गया, जिसमें हम लोग लेस किंकर यूज करके और फिर वो बनाते हैं। हम लोग अपनी भी एक बिल्डिंग, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहे हैं यहीं नोएडा में ही भी, तो उसमें भी वी वर सर्चिंग, और हमने DA से जैसे बात की कि हमें इस तरह के LC3 का थोड़ा क्वांटिटी चाहिए, एंड देन दे ऑल्सो मेंशन्ड कि उतनी क्वांटिटी अभी नहीं बन पा रही है क्योंकि एग्रीगेशन नहीं है। तो जो सीमेंट कंपनी है वो अभी उस लेवल पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। और सर्टेनली जो आपने एग्जांपल लिया है कि अगर हम एक क्यूमुलेटिव डिमांड एग्रीगेट करके बता दें, डिमांड अगर बढ़ेगी तो शायद कोई भी कंपनी उस चीज को हमेशा ही फैसिलिटेट कराएगी। सो दैट इज वन थिंग। ग्रीन स्टील एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मटेरियल है ये, क्योंकि अगर हम इंडिया वर्सेस यूरोप की बात करें या इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज, यूरोप में जो अभी जैसे CBAM करके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके हुआ, तो स्टील बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। नॉट ओनली द स्टील एज ए स्टील बट लॉट ऑफ इक्विपमेंट मेड ऑफ स्टील ऑल्सो। तो उसमें जो ये कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट हो गया। हम लोग बिल्डिंग सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग स्टील यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो हैज लॉट ऑफ। अब क्या है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने टैक्सोनॉमी इशू कर दी है, तो उसका मतलब है आपको थ्रेशोल्ड पता चल गए हैं। तो इसका जो अडॉप्शन है, पहले तो हम इंडियन मार्केट में बात करें तो सबको लगता है कि जो अडॉप्शन है वो कॉस्टली होगा, एज यू मेंशन, क्योंकि अभी डिमांड उस तरह से नहीं है। तो डिमांड क्रिएशन के इज द ओनली वे, और भी कोई तरीका है, कोई इंसेंटिव मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट प्रपोज कर सकती है क्या, या करना चाहिए क्या? व्हाट इज योर मे बी आई थिंक पर्सपेक्टिव कि मतलब इंसेंटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और बेटर रोल कंपेयर टू लेट्स से डिमांड एग्रीगेशन? व्हाट इज द बेस्ट टूल सर? तो आपको पहले पार्ट का आंसर देता हूँ। सीमेंट, आपने बहुत अच्छा कहा। सीमेंट पे अब आज की डेट में हम सीमेंट 75% तक सीमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल। सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल क्या है? फ्लाई ऐश, स्लैग। स्लैग किसका बाई प्रोडक्ट है? स्टील इंडस्ट्री का। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट का। सिलिका फ्यूम्स, माइक्रो सिलिका। सो दीज आर अप टू 75%। So and that makes high performance concrete. तो ये आप LC3 तो आता रहेगा, बट राइट नाउ slag cement is being used. तो जैसे PPC होता है, OPC होता है, ऐसे PPC होता है, ऐसे PSC होता है, पोर्टलैंड slag cement. तो आप सीमेंट में अप टू 75%, ओके। और आप फ्लाई ऐश का कोड है अपने पास जिसमें 35% तक डायरेक्ट का मतलब है आप सीमेंट लिया आपने और 35% सीमेंट रिप्लेस कर दें आप फ्लाई ऐश से।
तो सीमेंट में देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एंड एडिंग दिस सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल विल गिव यू हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, अ बेटर कंक्रीट। बिकॉज कंक्रीट क्या है, बेसिकली आप कंबाइन करें ना एग्रीगेट्स, जितना डेंसर होगा उतना बढ़िया होगा। तो फ्लाई ऐश और ये सब बहुत डेंसर, बहुत फाइन पार्टिकल, सिलिका फ्यूम जैसे यूज कर रहे हैं, तो इट विल गिव अ बेटर स्ट्रेंथ, और वो उसकी मतलब ड्यूरेबिलिटी और पोरोसिटी वो बढ़ हो जाएगी है। एंड बहुत यूज हो रहा है सीमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीमेंट, एज फार सीमेंट इज कंसर्न, नो इशू एट ऑल। एंड आई विल एडवाइज आप यूज करिए सप्लीमेंट डायरेक्ट। अब कोड में इनेबलिंग प्रोविजंस है, तो आप फ्लाई ऐश, स्लैग, आप क्या समझ रहे हैं जितनी भी रोड्स और ये बन रही है उसमें क्या वर्जिन सीमेंट यूज हो रहा है? सब ये वाले सीमेंट यूज हो रहा है, सप्लीमेंट्री से। हाँ, जितने रोड्स पे, हाईवेज में पेवमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, स्लैग सीमेंट, अदरवाइज आप नहीं। और LC3 तो आपने खुद ही बताया, आने वाले समय में LC3 आएगा तो इसमें 25% ही सीमेंट है। क्लिंकर को आप डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं फ्लाई ऐश और अदर उससे। तो सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी फोर्थ कमिंग है, क्योंकि सीमेंट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डिंग एनी नेशन। तो सीमेंट की बहुत डिमांड है, और वो बहुत सारे इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। ऑल्दो सम पीपल से कि भाई हम OPC यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोविजंस नहीं है कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट में, बट वो अब स्लोली चेंज हो रहा है। अब आते हैं स्टील पे। तो स्टील का मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया का बहुत कम है। और उससे पहले बताऊं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे इट इज़ कॉमनली सेड कि स्टील कंजम्पशन जिसका ज़्यादा है वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और रिच कंट्री है। तो ग्लोबल एवरेज 200 प्लस है, इंडिया का 70 था, 100 के करीब पहुँच गया है, 100 kg पर कैपिटा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि सारी लाइन मिनिस्ट्रीज को, जैसे हाउसिंग को लिखा कि स्टील का यूज़ बढ़ाओ हाउसिंग में, पावर को लिखा आप यूज़ बढ़ाओ, तो हर जगह स्टील का यूज़ बढ़ रहा है। और स्टील को ग्रीन बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें अब ग्रीन स्टील कैसे बनेगी, बननी तो आयरन से, तो ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में आप एनर्जी एफिशिएंसी लाएं, कौन सा फ्यूल यूज़ करें, उस तरह की चीज़ें जरूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, नाउ रिसाइकिल्ड स्टील कैन बी यूज्ड। आप, हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज है। आप समझे ना, वर्जिन स्टील का कोर से स्टील लेके स्टील बनाने की जगह आप रिसाइकिल यूज्ड स्टील। हाँ, तो आपने जैसे कहा कि वो टैक्सोनॉमी आ गया। टैक्सोनॉमी का मतलब ये कि इतना कार्बन, इतना ये होना चाहिए, इसका एलोंगेशन, अगर इंजीनियर्स को समझाए तो एलोंगेशन और ये इसका सस्टेन कर्व भी होना चाहिए। बट वो आप चाहे रिसाइकिल्ड से होना चाहिए, तो रिसाइकिल्ड स्टील को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। एंड वंस यू रिसाइकिल तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात आ जाती है, तो दैट बिकम्स ग्रीन। अभी एक और चीज़ चल रही है, आपने पढ़ा होगा फाइबर पॉलीमर बार, जिसमें आप स्टील को रिप्लेस ही कर रहे हैं उन बार। आपने सुना होगा कि एक ब्रिज बनाया है जिसमें कि स्टील यूज ही नहीं हुई है, तो फाइबर पॉलीमर फाइबर बार यूज की। जी जी जी। तो इस तरह के अल्टरनेट भी आ रहे हैं। तो स्टील और वो उसकी डिमांड, जो अदर मटेरियल्स हैं जो उसमें डिमांड क्रिएशन की ज़रूरत है, बट स्टील और सीमेंट में सप्लाई चेन डिमांड में देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके। सेकंड आपका इंसेंटिवाइजेशन का। तो देखिए, इंसेंटिवाइजेशन में मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमने जब इनोवेटिव मटेरियल्स पे काम करना शुरू किया तो हमने बहुत कोशिश की कि इंसेंटिवाइजेशन एक पंडोरा बॉक्स है। देखिए, इंसेंटिवाइजेशन देखने में अच्छा लगता है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन में दोनों टेक है। कि मैं ये कहूँगा कि अगर टेक्नोलॉजी, आप टीवी लेने जाते हैं तो एक्सपेंसिव टीवी लेते हैं ना, मोबाइल हमारे पास एप्पल का मोबाइल है ना, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग सो एक्सपेंसिव। तो मेरा मानना ये है, ऑल्दो यू मे डिफर, कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर मटेरियल अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तो वो मटेरियल सूनर और लेटर इट विल सी द लाइट ऑफ द डे। तो इंसेंटिवाइजेशन, अदरवाइज हम लोग थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइजेशन, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट देते हैं कि कोई भी अल्टरनेट मटेरियल यूज करेगा तो 10% ऑफ द हाउसिंग कॉस्ट विल बी गिवन एज अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट, इनोवेशन ग्रांट। हाँ, तो वो हम अब इस बार PMAY 2 में हम दे रहे हैं। बट इंसेंटिवाइजेशन एज अच्छा लगता है कहने में, बट ऑन दी अदर हैंड मेरा मानना है कि देना चाहिए इंसेंटिवेशन। जैसे हम लोग अभी रेंटल हाउसिंग लाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसमें इंसेंटिवेशन कैसे करें कि जैसे टैक्स में रिबेट दे दी, यूजेज में रिबेट दे दी, तो GST में रिबेट दे दीजिए। तो इस तरह की इनडायरेक्ट उससे आप, तो अपफ्रंट कॉस्ट ना कम, जैसे हम CLSS, आपको मालूम होगा हम लोग चला रहे हैं इंटरेस्ट सब्सिडी, कि अगर आप घर अपना बनाना चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में, एंड इफ यू गो एंड टेक अ लोन, सो अपफ्रंट 3 से 4% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, रिबेट मिल जाती है।
है ना, जिसको हम CLS, Subvention हाँ सबवेंशन, जो इंटरवेंशन सबवेंशन स्कीम ISS उसका नाम है, पहले इसका नाम CLS था, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इन प्रीवियस PMAY नाउ दैट नेम हैज चेंज टू ISS, इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम, सब्सिडी स्कीम। तो इस तरह के इंसेंटिवाइजेशन तो हैं। MSME में अगर आप रजिस्टर करा लें तो कुछ उस तरह का है, बट डायरेक्ट इंसेंटिवाइजेशन। आई टोटली एग्री सर, मतलब जो आपका पर्सपेक्टिव है, आई ऑल्सो एग्री कि डायरेक्ट इंसेंटिव्स देना शायद एक सही प्रोसेस नहीं है। फिर उसका लोग लूपहोल निकाल करके उसका मिसयूज भी करते हैं। बट जनरली क्या है कि अगर लेट्स से इफ यू आर परचेजिंग एज ऑफ नाउ लेट्स से X क्वालिटी एंड इफ यू हैव टू स्विच इट टू Y क्वालिटी, देन कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस अपग्रेडेशन के लिए अगर कोई वायबिलिटी गैप को ब्रिज करना है, वो किसी मैकेनिज्म के थ्रू उसको अगर मिल जाए, चाहे वो टैक्स रिबेट हो, चाहे वो लेटेस्ट से कोई और इस तरह के मैकेनिज्म या टूल जो आपने बताया, तो शायद लोगों को वो चीज़ करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। अदरवाइज उसके पास ज़्यादातर लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि परफॉर्मेंस क्या है। उसको लगता है कि भाई X यूज़ कर ले या Y यूज़ कर लें। दे डोंट हैव मच अवेयरनेस। समटाइम्स क्या है कि इस तरह के जो इंसेंटिव्स हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द अवेयरनेस ऑल्सो, वो भी जरूरी है। तो शायद इसलिए इंसेंटिव अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। टैक्स रिबेट कितना ही होता है। इफ़ यू आर बिल्डिंग अ 1 crore हाउस, टैक्स रिबेट इज मेयरली इन थाउजेंड्स, बट समटाइम्स लोगों को 1000 जो है वो बेहतर लगता है, जस्ट बिकॉज इस प्रोसेस में लोगों को अवेयरनेस भी आ जाती है और उनको लगता है कि इवन इफ इट इज़ वेरी मिनिमल तो भी लोगों को अच्छा लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव सर, जो कि हमारा सस्टेनेबिलिटी या रेजिलियंस पे बेस्ड है। जैसे जैसे हम लोग इस तरह की कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में देख रहे हैं कि बहुत सारे घर बन रहे हैं। यू मेंशन कि हम लोग लगभग लेट्स से 3.5 करोड़ हाउस होल्ड्स हमने ऑलरेडी बिल्ड किए हैं बाय 2024। हमारा जो क्लाइमेट का जो कंपोनेंट है वो भी उसी से और ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है। हमारे जो अकरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ हीट वेव्स के, हमारे या जो रेनफॉल का जो डेटा है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि इस तरह के जो रेगुलर या जो नियमित तरीके की जो हमारे जलवायु परिवर्तन के जो डेटा को अगर देखें कंपेयर टू अगर हम लास्ट 5 साल के डेटा देखें, तो बहुत सारे वेरिएशंस हमें बिल्कुल विजिबली दिखते हैं। उसमें क्या है कि जो भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल जो बाहर लगा हुआ है उसकी एक सर्टेन एज है। लेट्स से हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं 50 साल के लिए। यू बीइंग योरसेल्फ एज ए सिविल इंजीनियर, हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब बिल्डिंग का टिपिकल आयु या एज डिफाइन करते हैं, तो जो भी डिज़ाइन में स्टील यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से डिफाइंड है। आज के टाइम में क्या है कि अगर वो एक्सपोज्ड है और हमारी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन सब के नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसकी जो एज है लाइफ साइकिल जिसे बोलते हैं वो भी चेंज होगी। तो हम लोग इस तरह से कैसे जो न्यूअर एज कंपनीज हैं या न्यूअर एज में जो बिल्डिंग मटेरियल हम लोग बना रहे हैं या बनाएंगे, उसको कैसे इस चीज़ से इक्विप्ड करें ताकि इस तरह के रेजिलियंस के अगेंस्ट वो लोग परफॉर्म करते रहें। बहुत सारे एफर्ट चल रहे हैं कि डीकार्बोनाइज करना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट यही है जो आपने उठाया कि डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए ड्यूरेबल लॉन्गर लाइफ स्ट्रक्चर्स बनाओ। जी। तो मच मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स लगाओ। अदरवाइज डीकार्बोनाइज करना है तो आपका अगर लाइफ से 85 साल लाइफ रहेगी तो नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे जो कि जिनकी लाइफ लॉन्गर हो, 75 साल हो, 100 साल हो, या लॉन्गर लाइफ हो, या उनको रीयूज कर सको। दोनों चीजें आप समझे ना। जहां पे अपने तो उसको रीयूज, तो दूसरी चीज आ गई, आपने मेरे 50 साल की बनाई, बट 50 साल के बाद इट शुड बी रीयूज, तो सर्कुलर। तो दो चीजें हैं, मेक मटेरियल्स विच आर मच मोर ड्यूरेबल। तो आप देखेंगे जितने भी हम जब इनोवेटिव मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कन्वेंशनल से इसकी ड्यूरेबिलिटी या लाइफ कम नहीं होनी चाहिए। एक चीज ठीक। दूसरी, बहुत अच्छा आपने खुद ही आपने उठाया, बढ़िया, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। आजकल हम प्रमोट कर, जैसे देखिए आपको बताया माइंडसेट है कॉस्ट, हम कह रहे हैं लो लाइफ साइकिल कॉस्ट होनी चाहिए। लो लाइफ साइकिल कॉस्ट गवर्नमेंट में प्रोविजन है जी, जीएफआर में है जी। अच्छा, जनरल फाइनेंस रूल्स में 2016-17 में ही आ गया था कि एक जो प्रोजेक्ट्स मतलब सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा के हैं, सो दी प्रोक्योरमेंट के टाइम में लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात करनी है। सो द मोमेंट यू टॉक अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट
राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड ऑफ द लाइफ। और अब हम उसमें एंड ऑफ द लाइफ के बाद की भी बात कर रहे हैं। एंड ऑफ द लाइफ डिमोलिशन के बाद अगेन how it will be recycled, re-engineered and remanufactured. So life cycle cost is important. So all these products, innovative products, must have low life cycle cost. मैं मानता हूँ शायद ड्यूरेबिलिटी में वो फॉल्स क्लेम कर दें 60 साल 70 साल होगी और ना हो, तो एटलीस्ट दैट मटेरियल शुड बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड so that life cycle cost is minimized. तो ये चीजें, और अगर ये नहीं होगा तो these materials can never compete with conventional materials. तो ज़्यादातर materials में एक तो ये दूसरी फंक्शनैलिटी की भी बात आती है, फंक्शनल पैरामीटर्स। जैसे आपने कहा ईंट तो यार हमेशा अच्छी होती है, इसमें आग नहीं लगेगी, थर्मल एफिशिएंसी। तो फंक्शनल पैरामीटर्स जैसे वाटर टाइटनेस, फायर, थर्मल कंफर्ट एंड एकॉस्टिक्स। तो इन सब में ईंट के बराबर नहीं होगा तो बिल्कुल ठीक बात है, परफॉर्मेंस तो उसी से गेज होगी। तो फंक्शनल पैरामीटर्स एंड लो लाइफ साइकिल कॉस्ट, दीज टू थिंग्स आर टू बी सीन। तीसरी चीज जो आजकल हो रही है, जैसे आप आर्किटेक्ट हैं, आप ऑपरेशनल एनर्जी की बहुत ज़्यादा बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि ऑपरेशनल एनर्जी में तो समहाउ वी नो कि एलईडी लगाना है यार, ये वाला फैन लगाना है, तो घर ऐसे बनाना है कि लाइट यूज, तो ऑपरेशनल एनर्जी में समहाउ वी नो एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। अब आजकल इम्बॉडीड एनर्जी की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है आजकल इंडिया में। इम्बॉडीड एनर्जी का मतलब है जो बिल्डिंग बनाते समय जो आप मटेरियल लगाते हैं उनकी, वो तो ट्रैप कर दिया ना वो अपने कार्बन, वो हमेशा के लिए वो कार्बन ट्रैप हो गया। तो उस पर बहुत काम हो रहा है कि कैसे उसको इम्बॉडीड एनर्जी को, इम्बॉडीड कार्बन को कैसे कम किया जाए। तो राइट, जैसे सीमेंट, जैसे कहते हैं ना सीमेंट 1 kg सीमेंट बनाने में 1 टन सीमेंट बनाने में 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। तो उस तरह के वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल एनर्जी ला रहे हैं, उस तरह की चीज़ें यूज़ ऐसी स्टील में यूज़ कर रहे हैं सो दैट इम्बॉडीड एनर्जी कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें अगर अपन ध्यान में नहीं रखेंगे, ड्यूरेबिलिटी, लो साइकिल कॉस्ट, देन इनोवेटिव मटेरियल्स विल नॉट कैनॉट कम्पीट विद द इनोवेटिव। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ड्यूरेबिलिटी। तो मैं तो बहुत बड़ा प्रोमोटर हूँ, मैं जब भी डीकार्बोनेशन पे लेक्चर देता हूँ सबसे पहले बोलता हूँ मेक स्ट्रक्चर्स विद लॉन्गर लाइफ, मेक स्ट्रक्चर विद लॉन्गर लाइफ। तो यूज मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज सो दैट जो आपने 50 या 60 साल है उससे ज़्यादा लाइफ हो, तभी वो आज के समय में वो फिजिबल हो। इसमें सर एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे ही हम लोग लॉन्गर लाइफ की बात करने लगते हैं, स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो रिच होने लगते हैं। जो अभी कॉस्ट लेट्स से 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की रेट है, वो हो सकता है कि 3500 पे चली जाए, 4000 पे चली जाए, विच इज़ ऑल्सो फाइन। बट वो जो इम्पैक्ट आएगा वो सर्टेनली मे बी एक तरीके की बेटर लाइफ साइकिल के बारे में आएगा। बट यहाँ पर भी कॉस्ट सेंसिटिवनेस एक पैरामीटर है। फिर जो सोसाइटी या बाय एंड लार्ज जो स्टेक होल्डर हैं, अगर वो कॉस्ट सेंसिटिव हैं तो उनको वही चीज़ का फिर वो इशू होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हम क्यों घर बनाते हैं ऐसे, मिस्त्री को बुलाते हो आप, ईंट लगाते हो, उससे ऐसे क्यों बनाते हो? जी। हम पूरी की पूरी वॉल कहीं और बना के लाके लगा नहीं सकते? एग्जैक्टली, सो दैट इज कॉल्ड ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन। तो सबसे बड़ी बात है, आपने खुद ही बोला कि क्वालिटी। सबसे पहले उसमें बात करते हैं कि लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वंस यू टेक कंस्ट्रक्शन टू द फैक्ट्री और टू द कास्टिंग यार्ड, आपकी क्वालिटी, आप सोचो एक मैसन और एक लेबर मिलके ईंट की दीवार बना रहे हैं, फिर आप पानी दे रहे हैं, फिर प्लास्टर कर रहे हैं, फिर पानी दे रहे हैं, उसकी जगह में पूरी की पूरी वॉल बन। देयर आर टेक्नोलॉजीज नाउ, प्रीकास्ट वॉल तो अपना एक हुआ। अभी इंडिया में आप पूरा अपना फसाड, यू आर एन आर्किटेक्ट, यू से यार इसका एलिवेशन पसंद नहीं आ रहा मुझे, आई कैन गिव यू अ न्यू फसाड, इमीडिएटली यू गो एंड बाय कॉन्क्रीट फसाड और नट बोल्ट से लगा दो, जैसे आप पेंट ये लगाते हो। तो आजकल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑफ साइट, so there is no need to make wall brick by brick, put water and all. You can get a ready-made wall, और जो आपने कहा रेडीमेड वॉल जब आप बना रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फिक्स हैं, इसकी लाइफ ये होगी, वाटर ये होगा, रेजिलियंस ये होगा। सो डेफिनेटली यू आर गिविंग अ बेटर प्रोडक्ट। हो सकता है उस बेटर प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, वो ऑफसेट होगी जो आपने कहा डिजास्टर रेजिलियंस या एनर्जी एफिशिएंसी। आपकी यू वैल्यू कम है तो आपका थर्मल कंफर्ट मिल गया, आपका लोड कम हो गया। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके व्यूअर्स को देता हूं। देयर आर पैनल्स
एक पैनल आता है, इसका नाम है नैनो लिविंग पैनल, उन्होंने नाम भी दिया नैनो लिविंग। नैनो लिविंग, वाओ। वो पैनल क्लेम करता है कि वी जस्ट बाय पुटिंग आवर पैनल एज अ वॉल पैनल you can improve the inside air quality. Let's not construct buildings, let's manufacture them. Let me repeat, let's not construct buildings, let's manufacture them. The moment you understand the difference between construction and manufacturing, you will understand what I'm talking about. It's assembly line production. स्टैंडर्डाइजेशन आ गया उसमें। आप कार बनाने जाते हो, वो चेसिस रखता है और 3 दिन के बाद वहां आपको कार मिल जाती है। In a similar way, you can get a house, you buy that house and just start using it. Take it to your site and start using it. तो उस तरह की चीजें लाने से आपकी लो लाइफ से क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। बिकॉज आप भी मानेंगे इस बात को, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं और जब आप कंस्ट्रक्शन कहीं से करके लाते हैं, जब करके ला रहे हैं तो अंडर कंट्रोल कंडीशन कर रहे हैं, फैक्ट्री इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो नेचुरली यू विल गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इजंट इट? उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी। तो इन सब चीज़ों से आप कॉस्ट को ऑफसेट कर सकते हैं। और मैं फिर बोलूँगा, जैसे प्रीकास्ट मेन स्ट्रीम हो गया कंट्री में, तो आज की डेट में प्रीकास्ट की कॉस्ट कंपेरेबल है आपके कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से। फिर प्रीकास्ट वगैरह आप जैसे और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मेंटेनेंस कम हो गया, पतली वॉल होने से और क्या फ़ायदा होगा, सेम बिल्टअप एरिया के लिए यस कारपेट एरिया बढ़ गया आपका, वो एडवांटेज हो गया। सो ये सारे एडवांटेज हैं जो कि कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि कॉस्ट, जैसे कैपेक्स और उसकी बात होती है, कैपेक्स की सब बात, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कैपेक्स की सब बात करते हैं, मेरा इतना पैसा लग गया, ओपेक्स की कोई नहीं बात करता कि मैंने तो 4 AC बाद में लगा है, मेरा बिजली का बिल इतना आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो एक माइंडसेट जिस दिन चेंज हो गया, उस दिन दीज थिंग्स विल। नो, टोटली एग्री सर। इसमें सर एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि जनरली जैसे मैं नोएडा में, जैसे हम लोग अभी ये शूट कर रहे हैं, गुड़गांव हो गया या जो भी नदर्न बेल्ट है जहाँ पे हमारा कंपोजिट क्लाइमेट कंडीशंस हैं, ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 इस रेंज तक पहुँचता है और ह्यूमिडिटी भी हाई पहुँचती है इन द मानसून सीजन, एंड देन वी हैव विंटर्स एज वेल। उस तरह के सिचुएशन में क्या है कि जो एक्सपोज सर्फेसेज हैं उनका डिग्रेडेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब आप कोई भी हाउसिंग सोसाइटी देख लीजिए जो 10 साल पुरानी है, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक 20 years ओल्ड। तो और बाहर भी मतलब एक तो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो एक्सपोज टुवर्ड्स दीज हार्श कंडीशंस, दूसरा है उसमें सोने की सुहागा सिचुएशन हो जाती है अगर वहाँ पे सीपेज आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं मेंटेनेंस कंपोनेंट को फोकस करें या फैसिलिटी मैनेजमेंट को फोकस करें, तो मतलब इस तरह के जो टूल्स हैं, हालांकि हमारे यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे हम सेल्फ बिल्ट हाउसेस से लेकर के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो या हम छोटे किराना स्टोर से लेकर के मॉल तक के बात करें या बड़े हॉस्पिटल या होटल्स की बात करें, आप देखिए अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट को एक पूरे सिस्टम का अभिन्न हिस्सा नहीं बनाएंगे तो शायद जो लाइफ साइकिल ऑफ द बिल्डिंग है, जो हम एस्पायरिंग बात कर रहे हैं कि हम 75 साल तक कर लें, वो शायद अचीव नहीं कर पाएंगे, नो मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी और द मटेरियल यू यूज इन द बिल्डिंग। तो इस चीज को किस हिसाब से, मतलब पॉलिसी साइड में, क्योंकि आप मिनिस्ट्री के एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉलिसी साइड में किस हिसाब से इस चीज को एक इंटीग्रेट करना कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई। चलिए पहले ट्रेडिशनल उसकी बात करते हैं। ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स बनती हैं और आपने कहा एक्सपोज ब्रिक सरफेस होती है, ठीक है। तो CPWD बहुत सारे, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनुअल है CPWD का। तो जिसमें कि जैसे SOP होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैं भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देके बताऊंगा। तो आप सब लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनुअल, आप जाड़ा जाने से पहले आप अपने ये निकालते हैं नहीं, जैकेट्स और वो निकालते हैं, दैट्स प्रिवेंटिव ना। कभी बिल्डिंग के लिए करते हैं ऐसा? ठीक बात है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बरसात आने से पहले हम में से कितने लोग ऊपर जाके, छत पे जाके, रेन वाटर पाइप के पास जो ये पड़ी रहती है घास और ये डस्ट, उसको साफ करते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे इनोवेशंस हैं। आई कैन गिव यू अ पेंट, आप पेंट करो और पानी में डुबो दो, आपके अंदर पानी जाएगा ही नहीं। तो हाई एंड एप्लीकेशंस विद रिगार्ड टू केमिकल्स
जो कि बिल्डिंग्स में वाटर रिटेनिंग केमिकल्स और ये वाटर बहुत हैं, umpteen numbers, मतलब देयर आर मेम्ब्रेन्स अवेलेबल विच क्लेम कि भाई ये मेम्ब्रेन लगा लो तो वाटर प्रूफ हो जाएगा, इनग्रेस ऑफ हीट भी नहीं होगा, तो हाई एंड तो है ही है। लेकिन हम हाई एंड की बात नहीं करते, हम जो हमारे आम घर बनते हैं, आम घर को हम प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए एक तो जितने भी सीपेज वाले एरियाज हैं उनकी साफ सफाई करें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, डोर विंडोज का अपकीप करें, पेंट वगैरह जब कराना है कराएं, एक्सपोज सर्फेसेस में हमेशा भी। बट वर्कमैनशिप मैं फिर कहूँगा, जैसे हम सरकारी उसमें तो बता सकते हैं आपको कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें एक आजकल नई चीज़ कर दी है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। तो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसमें जो जैसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके ऊपर एक एजेंसी थर्ड पार्टी बैठाई जाती है जो कि देखती है कि वर्कमैनशिप अच्छी है या नहीं है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, वो उसका इंस्पेक्शन करती है, मॉनिटरिंग करती है, एज पर स्पेसिफिकेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक चेक लाया है, चेक एंड बैलेंसेस करके लाया गया है। बट आपका पॉइंट अगेन सही है, अगर वो फैसिलिटी मैनेजमेंट ही नहीं है तो फिर तो आप लोहे का स्ट्रक्चर भी बना दो वो करोड़ हो जाए। सही बात है सर, वेरी नाइस। थर्ड पर्सपेक्टिव बात करते हैं सर कि हमारा जो मास अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने GSTC बताया, अगर और 5 या 6 जोन्स बताई आपने जहाँ पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। अब इसका मतलब है कि हमें मास स्केल पे उसको अडॉप्ट करना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म। एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं RCC वॉल कंस्ट्रक्शन, एक कंपनी माइवन करके आई और बहुत सारे जगह पे वो माइवन ऐसी छा गई कि जैसे लगता है कि माइवन के अलावा कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है। और इतना मतलब उसके इल इफेक्ट भी हैं, क्योंकि RCC वॉल कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में समस्या नहीं है, बट वो सीमेंट कंक्रीट का देखा जाए तो एक उसमें कोई इंसुलेशन लेयर नहीं है, उसकी जो हीट इनग्रेस है वो बहुत हैवी है। और वहाँ पे जो हमारे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो क्या है, उसको लोहा लाट, उनकी मार्केटिंग टैग लाइन भी है कि मतलब वी आर सेलिंग द लोहा लाट कंस्ट्रक्शन फॉर द होम बायर्स। और इस तरह करके दे आर एक्चुअली चार्जिंग द प्रीमियम ऑल्सो फ्रॉम द बायर्स कि ब्रिक्स को छोड़ करके आपको एक मे बी मोर लाइफ साइकिल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको या टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। तो इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एकदम से वो कर ली, उसका एक रीज़न है क्योंकि वो बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, लेस डिपेंडेंट ऑन द लेबर्स, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पहली जो कैपेक्स में ज़्यादा होने के बावजूद भी डेवलपर्स ने उसको तेज़ी से अडॉप्ट कर लिया। डू वी सी द सेम अडॉप्शन लेवल फॉर द टेक्नोलॉजीज लाइक LHP जो आपने बताया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, या GSTC में जो आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजीज हैं वो सिमिलर पाथ आपके हिसाब से दिखती हैं? मतलब वेदर द प्राइवेट सेक्टर विल अडॉप्ट दोज टेक्नोलॉजीज विद द सेम पेस? तो अगेन हमने भी एक स्टडी कराई थी, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू मी सेवरल टाइम्स, सो आई गॉट वन इंडिपेंडेंट स्टडी डन कि घर सबसे ज़्यादा किस टेक्नोलॉजी से इंडिया में बन रहे हैं। हमारे लिए तो सारी टेक्नोलॉजी बराबर है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क है ना, माइवन एक मलेशियन कंपनी थी जिसने वहाँ से शुरू किया और माइवन बंद हो गया, उन्होंने इंडिया में सेटअप कर लिया। तो एल्युमिनियम फॉर्मवर्क बिकॉज ऑफ ईज ऑफ यूज, फास्टर कंस्ट्रक्शन की वजह से इस समय भी मोस्ट वाइडली यूज्ड। अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट हुई पूना, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर से, अहमदाबाद से, बट फिर तो इंडिया में आपको मालूम है हर चीज़ तो पूरे इंडिया में लगने लगी। और आपकी वजह से क्योंकि वॉल देखिए क्या है, RCC की वॉल है, अगर वो 4.5 इंच की होगी और 6 इंच की होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी पे काफ़ी क्वेश्चन, अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज दैट इज़ वेरी गुड, है ना। तो अभी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उसमें इंसुलेशन के साथ आने लगी है। अच्छा, अब क्योंकि थर्मल कंफर्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में लगाने, तो एल्युमिनियम फॉर्मवर्क के साथ ही वो इंसुलेशन लगा के देते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल? हाँ, एक्सटर्नल एक लेयर इंसुलेशन की लगी रहती है फॉर्मवर्क के साथ। वो मतलब फॉर्मवर्क के साथ इंसर्ट कर दें, कंक्रीटिंग करें और निकाल दें। तो ये आजकल एक ये सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करने लगे हैं। अच्छा, बट आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं। दूसरा उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम ये RCC की वॉल लगा रहे हैं तो उसमें हम वी आर नॉट यूजिंग OPC, वी आर यूजिंग हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट विच इज़ लेस पोरस, तो उससे थोड़ा थर्मल कंफर्ट आता है। बट ऑल सेड एंड डन, आपकी बात सही है कि वॉल्स थिनर है, तो उसको थोड़ा 6 इंच की वॉल है होनी चाहिए। और ये दूसरी चीज़ आपको बताऊं,
ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई जॉइंड बीएमटीबीसी वाज आस्क्ड, इसके डॉक्टर को इसके बारे में बताएं, तो आपको सबसे ज़्यादा हीट कहाँ से आती है घर में? छत से। तो छत अगर आपका स्लैब आपका प्रॉपर होगा, उस पर वाटर ट्रीटमेंट होगा, तो वो प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। आपकी बस सही है, बट उतना प्रोजेक्ट आप जो कर रहे हैं उतना नहीं है। अगर आप रूफ का वाटर प्रूफिंग करते हैं और उसका प्रॉपरली आप उसको मेंटेन करते हैं और घर का ओरिएंटेशन वगैरह सही से देते हैं और वॉल्स की थिकनेस 4 इंच से बढ़ा के 5 इंच रखेंगे, तो उतना एफर्ट नहीं। और इस तरह की कंक्रीट अगर आप यूज़ करते हैं जिसमें कि आप पार्ट ऑफ दिस सीमेंट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस फ्लाई ऐश और दिस, तो थर्मल कंफर्ट उसका बेटर है। बट नाउडेज इंसुलेशन इज ऑल्सो कमिंग इनटू दिस। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ हुई, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम हो गई तो सस्ती हो गई। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क होता है, रिसाइकेबल होता है। आजकल कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि वो इस फॉर्मवर्क कहते हैं कि आप लो हमसे और फिर हमें ही वापस कर दो 30 to 40% साल्वेज वैल्यू पे। अच्छा। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी मोस्ट वाइडली यूज है। बट अब 2-3 टेक्नोलॉजी और बताता हूँ आपको। एक प्रीकास्ट, जिसमें आप बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब सब बनाओ कास्टिंग यार्ड में और लाके लगा दो। दिल्ली में 60,000 घर प्रीकास्ट से जीडीए बनवा रहा है। तो आप समझे, कॉलम, बीम, स्लैब सब कहीं कास्टिंग यार्ड में जैसे आप मेट्रो कैसे बनता है, मेट्रो के गर्डर्स कहीं और बनते हैं, पिलर्स। तो मेजर infra projects and major mass housing projects will definitely find the concrete high-rise structures, जैसे tier 1 cities जो हैं, जो ये आपकी जो capital cities हैं, वहाँ पे precast भी अब यूज, बट अभी भी majority मतलब more than 50% is this aluminium formwork, but next is precast, जो कि काफ़ी तेज़ी से एंटर कर रहा है और काफ़ी बिल्डिंग्स और उस प्रीकास्ट से बन रही है। मास हाउसिंग में काफ़ी मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, हम एक टेक्नोलॉजी लेके आए जिसमें पूरा का पूरा घर आप बना के एक के ऊपर लेगो ब्लॉक्स की तरह रख दो, 3D वॉल्यूम, हाँ, बॉक्स। वो टेक्नोलॉजी हमने रांची में लगाई लाइट हाउस प्रोजेक्ट में। तो पूरा घर बनाया हमने, चारों वॉल बनाई, एक स्लैब डाला और रख दिया, फ्लोर डाला और स्लैब फिर ऊपर से कास्ट कर दिया। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो ये इस सेकंड है। थर्ड, आप लो राइज के लिए अब आजकल एक लाइट गेज स्टील, आपने कोल्ड फॉर्म स्टील, जैसे एक हॉट रोल्ड स्टील होती है जो आप गर्डर्स देखते हैं क्लासिकल, ऐसी एक क्या करते हैं, स्टील शीट को रोलर फॉर्मिंग मशीन में लगा के पतले पतले जेड सेक्शन और चैनल सेक्शंस बना देते हैं, लाइट गेज गैल्वनाइज्ड। तो लाइट गेज हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, प्योर 100% ड्राई वॉल कंस्ट्रक्शन। तो लाइट गेज कोल्ड फॉर्म स्टील के पैनल आते हैं, उससे आप 4 स्टोरी तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। सर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इनिशिएटिव बात करते हैं, स्केलिंग अप की बात करें तो सर्टेनली मिनिस्ट्री का रोल एज ए लीडरशिप रोल में काउंट करते हैं हम लोग। तो उसमें जैसे हम लोग पृथ्वी 1 गाइडलाइन है जो कि सिंगल फैमिली हाउस होल्ड के लिए है, पृथ्वी 2 गाइडलाइन मल्टी फैमिली हाउस होल्ड के लिए है, और मल्टी फैमिली हाउस होल्ड के लिए जो गाइडलाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगती है क्योंकि स्केलिंग अप में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट 20 से 25% जो हाउस होल्ड है इंडिया में, लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास में, उसमें से लगभग जो 20% से लेकर 25% हाउस होल्ड ग्रुप हाउसिंग में है। तो पृथ्वी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे PMAY 2.0 आपने बताया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी PMAY 2.0 में जो अभी इनिशिएटिव हो रहा है? तो पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 वाज पार्ट ऑफ PMAY ओनली, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास ये व्हीकल है, हम लार्जेस्ट हाउसिंग स्कीम कर रहे हैं। सो एनी न्यू मटेरियल, एनी न्यू इनोवेशन विच कैन हेल्प इन सेविंग कॉस्ट, इको फ्रेंडलीनेस, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, लो लाइफ, वी आर रेडी टू यूज देम। तो हमारा टेक्नोलॉजी सबमिशन का रोल ही है, पृथ्वी को यूज़ करना, पृथ्वी 2 को यूज़ करना, अल्टरनेट मटेरियल्स लगाना, इनोवेटिव मटेरियल्स लगाना, एनर्जी एफिशिएंसी की। तो उसके लिए हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। Through your podcast also, I'm telling you, if you have any good new material which is available, we can easily implement it through our PMAY scheme. Because what we can do, we have been doing this, like Prithvi document, now we are making an app also on that. So what we are doing, we are going to state and handholding them and telling them, look, if you make your house using Prithvi 1 or Prithvi 2 guidelines, your house will have less electrical demand. You can use these kind of things. So all those things, हम एज अ व्हीकल यूज कर रहे हैं इस स्कीम को थ्रू टू प्रमोट दीज थिंग्स। सो सक्सेस और वो तो डिपेंड करता है, बट कुछ स्टेट फोर्स कमिंग होती हैं, वो इन सब चीज़ों को मानती हैं, लेती हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी सबमिशन के थ्रू ऑल दीज गुड प्रैक्टिस। जी,
तो जैसे जो जो हमारी गाइडलाइंस बनी है वो स्टेट के अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको अडॉप्ट करेंगे और फिर मतलब जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो उसी हिसाब से। इन्फोर्समेंट तो नहीं है बस, क्योंकि देखिए अगेन हाउसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट हम खाली उन्हीं के उस डिपार्टमेंट को नहीं और डिपार्टमेंट के साथ भी बात करके उन्हें हैंड होल्ड करते हैं, ये करते हैं। और मैं बताता हूँ, हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज में बात कर रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जीएसटीसी की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे हमारी अवेलेबल है सर। विल आल्सो इन मे बी आई थिंक शेयर दोज वेबसाइट्स इन आवर पॉडकास्ट एज वेल, ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप लिख लीजिए gstc-india.gov.in आप डाल सकते हैं, उस पे है BMTPC। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल चला रखा है जिसमें सारे मैंने ऑडियो विजुअल कैप्सूल्स बना रखे हैं नई टेक्नोलॉजीज के और इसके, तो हम देश भर में प्रमोट कर रहे हैं ये सब चीज़ें थ्रू PMAY। तो PMAY 2.0 में हम लोग इन सबको प्रमोट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सबमिशन के थ्रू। तो और जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमने ये जो टेक्नोलॉजी बताई ना 54 टेक्नोलॉजी आपको, उनका मैंडेटरी करा हुआ है यूज़। CPWD को कहा हुआ है कि आप मैंडेटरी यूज़ इन टेक्नोलॉजीज को आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है। हम बेनिफिशरीज को जाके हैंड होल्ड करते हैं कि भाई ये ब्लॉक लगाओ, ये ब्रिक्स लगाओ, ये चीज़ें करो। तो स्टेट्स में जाके थ्रू टेक्नोलॉजी सबमिशन हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। PMAY 2 में हमने TIG दे रहे हैं हम लोग कि अगर आप रेंटल हाउसिंग नई टेक्नोलॉजी से बनाओगे तो आपको 2000 रुपये पर स्क्वायर मीटर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट मिलेगी। अगर आप EHP का प्रोजेक्ट करोगे तो आपको 2500 रुपये। बिल्कुल ठीक है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म भी सक्सेसफुल हुए हैं। पीपल सी द बेनिफिट्स एंड देन दे अडॉप्ट इट आल्सो एट द मास स्केल। एक लास्ट क्वेश्चन है सर इसमें कि मतलब जैसे जितने भी इस तरह का डेवलपमेंट है, इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है जहाँ पे थर्मल कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा फोकस जो है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के है, बट थर्मल कंफर्ट इज द कोर, क्योंकि जितना भी हम लोग घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं सब सर्टेनली लोगों के कंफर्ट अवेल कराने के लिए बनाते हैं। तो थर्मल कंफर्ट एक्शन प्लान एज यू राइटली मेंशन्ड अर्लियर, वो भी हम इस इनिशिएटिव में इंश्योर करा रहे हैं। थर्मल कंफर्ट के लिए मेरे पास काफ़ी लोग आए कि आप सिविल इंजीनियर हो, थर्मल कंफर्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, कैसे करोगे। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, हमने टेंडर का प्रोविजन बना दिया है और हमने सारी मिनिस्ट्रीज को, सारे डिपार्टमेंट्स को लिख दिया है कि जो भी आप टेंडर निकालेंगे उसमें थर्मल कंफर्ट के लिए। तो हमने उसमें क्या डाला, आपको ज़्यादा समझ में, RETV डाला, WWR डाला, ESBC में जो लिखा हुआ है वो डाल दिया, और उसके बाद कुछ रिसर्च हुई है कि कंफर्टेबल टेम्परेचर अंदर का कितना होना चाहिए, वो उसमें डाला हुआ है। तो हमने सब स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि ये वाला टेंडर प्रोविजन आना चाहिए कि RETV वैल्यू फॉर वॉल एंड स्लैब ये होनी चाहिए, वॉल टू फ्लोर रेशियो या वॉल टू विंडो टू वॉल रेशियो जी, और कंफर्टेबल टेम्परेचर अंदर का इतना होना चाहिए। मतलब आउटपुट जो है वो डिफाइंड है, तो उसके बाद मतलब उसके ऊपर है कि मैंने वो शुरुआत कर दी है। आई हैव रिटन टू ऑल द स्टेट्स, आई हैव क्रिएटेड, ऑफ कोर्स with people like you, we created the tender provision and I have circulated to all and it's available on our website also. Thermal comfort पे हमने कई सारे documents डाले हुए हैं कि बिल्डिंग को थर्मली कंफर्टेबल कैसे बनाना है। हमारा काम कोशिश करना है और डिसेमिनेट करना है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सर्टेनली आपकी कोशिश हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इन दिस कन्वर्सेशन ऑल्सो यू हैव बीन अ ग्रेट स्पोर्ट। बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चली। मे बी द लास्ट राउंड विच इज़ अ रैपिड फायर राउंड, तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो हमारी टीम ने बनाए। तो पहला क्वेश्चन है कि मतलब अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं होते, सिविल इंजीनियरिंग की बजाय व्हाट वुड हैव बीन द अल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर यू? मैं बचपन से मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था और मेरी मदर कहती थी कि तू बहुत सुंदर था, तो मैं शायद एक्टर बनता। एक्टर बनने का मुझे शौक था। पटनागर में था तो मेरे को बहुत, आज भी जो म्यूज़िक और फिल्मों का मुझे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं लोग, और आते हैं मेरे पास कि भैया ये मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ तो शैलेश जैसा एनालिसिस करेगा उस फिल्म का, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है मेरे में, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम गा सकते हो, बट मैं गाता बहुत बेस हो रहा हूँ। मुझे लगता है मैं एक्टर, और कुछ पढ़ाई के सिवा मैंने कुछ किया नहीं। अदरवाइज मैंने सिर्फ पढ़ा। मैं और तो मेरे फादर ने बहुत कोशिश की स्पोर्ट्स खेलो, बट बीइंग लेफ्ट हैंडर मैं स्पोर्ट्स में सब में एवरेज रहा। सेकंड सर क्वेश्चन है कि मतलब नेम एनी स्पेसिफिक बिल्डिंग मटेरियल जो आपको लगता है कि फ्यूचर में वो डोमिनेटिंग बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है। सीमेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो सीमेंट, अब हम बात करेंगे लो कंक्रीट, मतलब लो कार्बन सीमेंट एंड कंक्रीट मिक्सेस। लो कार्बन सीमेंट एंड कंक्रीट, ऑल्दो वी आर वर्किंग ऑन जियोपॉलीमर कंक्रीट विदाउट सीमेंट, बट फ्यूचर इज लो कार्बन concrete and concrete mixes.
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट ग्रीन बिल्डिंग जो आपको लगता है कि वेरी आइकॉनिक बिल्डिंग दैट यू परसीव। पर्यावरण भवन, इंदिरा भवन जो लोधी रोड पर है, दैट्स वेरी गुड। 5 स्टार रेटिंग है उसकी, प्लेटिनम रेटिंग है। अभी तो वही आई थिंक, या एक IGBC का हैदराबाद में है। जैसे वो ग्रीन का भी अभी इतना आइकॉनिक बिल्डिंग्स इंडिया में है नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेटेस्ट बुक दैट यू वुड रिकमेंड फॉर अस टू रीड? एनी स्पेसिफिक फेवरेट बुक दैट यू कुड रिकमेंड? सारी है, मतलब बुक पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हैव यू रेड? हु विल क्राई लिख लिया। हाँ, आप सभी के लिए पढ़ी आपने? उसमें 100 पेज है, एक हर पेज पे एक चीज लिखी हुई। अरे वाह। Who will cry when you die? Thank you so much, sir, for maybe sharing your experiences, knowledge and wisdom with our audience. और मुझे लगता है कि इस कन्वर्सेशन से लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज और बेनिफिट्स होंगे। Pleasure is mine. Thank you.